हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेट की तैयारी के लिए एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का, कि जिसे आप अगर समझ लें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है द कैपेसिटी टू डू समथिंग, द वे। तो ये एप्टीट्यूड को कैसे डेवलप करना है? तो एप्टीट्यूड डेवलप होता है टीचिंग का। वो कैसे डेवलप होता है? प्रैक्टिस से। उसमें बहुत चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग से। लेवल्स ऑफ टीचिंग ये होता है शिक्षण के स्तर। ये 3 स्तर के होते हैं। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टीचिंग का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो मेमोरी लेवल सबसे सिंपल लेवल है और आसान लेवल है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। इसमें ज्यादातर रटने की चीजें होती हैं, जिसे रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज किया जाता है। उस तरह की चीजें होती हैं जिसको बच्चे रट लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल रटने से ऊपर होता है और इसमें फिर वो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समझ लिए, अपने समझ व्हाट इज नाउन, तो वो समझ गए कि नाउन क्या है। ठीक है, बट जब वो नाउन को अप्लाई करेंगे या नाउन का एग्जाम्पल लेके आएंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नाउन मेमोरी लेवल में बता दिया गया। अब उसमें नाउन क्या है, इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का। और रिफ्लेक्टिव लेवल जब है, जो उन्होंने सीख लिया उसको कहीं दूसरी जगह पे अप्लाई करना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति, ये सब जो सीख लिए और उसको जब वो आर्किटेक्ट बनते हैं या कहीं इंजीनियरिंग में पढ़ने जाते हैं और उसको जब अप्लाई करते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग या टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक है, फिर टीचर का जो होता है वो स्किल होता है। स्किल क्या क्या चीज का, कितने तरह का स्किल होता है टीचिंग का? पहला स्किल होता है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, कि कोई भी टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। स्किल्स में पहला है इंट्रोडक्शन का स्किल। तो कोई भी टॉपिक अगर किसी बच्चे को बताना है तो सीधे जाके टॉपिक नहीं बताना है, बल्कि उसका पहले का ज्ञान को हमको देखना है, प्रायर नॉलेज को देखना है, एंट्री बिहेवियर, कि वो क्या जानता है, तब उसको हम उसके आगे बढ़ाएंगे। पहले वो जोड़ना जानेगा तभी तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन लेवल जो होता है, इसमें हम स्टूडेंट के एंट्री बिहेवियर को जानते हैं, उसके पहले के ज्ञान को जांचते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा होता है इलस्ट्रेशन, फिर हम उदाहरण देकर समझाते हैं। ये सारा सब टीचिंग स्किल में आता है। इलस्ट्रेशन, उसके बाद आता है चौथा है क्वेश्चनिंग, कि आप कैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों से। क्वेश्चनिंग करने में भी क्वेश्चन आपके द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि टीचर का कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं क्लास में आप कर रहे हैं तो बच्चों को रीइंफोर्स करना होता है। यस, वेरी गुड, नाइस, फाइन, इस तरह की बातें। ये हो गया रीइंफोर्समेंट। इसके बाद है कि आपका जेस्चर्स जो होता है, टीचर का जो जेस्चर्स होता है, जेस्टिकुलेशन जिसको बोलते हैं, वो टीचर का, वो भी टीचिंग स्किल में आता है कि टीचर को अपना जेस्चर्स बदलते रहना चाहिए। कभी हाथ के हाव भाव से, कभी चेहरे के हाव भाव से पढ़ाना चाहिए, ताकि क्लास की मोनोटोनी खत्म हो और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे। तो ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत आता है। उसके बाद आता है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर जो होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं। तो किशोरावस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम जब पढ़ाने जाते हैं तो एडोलेसेंस जो पीरियड है उसमें बच्चों के फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल बहुत तरह के बदलाव आते हैं और वो बच्चा
इतना कंफ्यूज रहता है कि उसे न बड़ों में एक्सेप्टेंस मिलती है, ना छोटे बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं। छोटे कहते हैं तुम बड़े हो गए, बड़े कहते हैं छोटे हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं और वो सारा अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, जो भी उनकी कुंठा होती है, जो भी दुख होता है, वो अपने पीयर ग्रुप से शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, जो वो भी उसी अवस्था से गुजर रहे होते हैं। तो वो क्या सही सलाह देंगे, तो उसमें उनके गुमराह होने की ज्यादा संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में टीचर का रोल बहुत बढ़ जाता है और ऐसे बच्चों को संभालने में उनके साथ फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बनकर उनसे फ्रेंडली बिहेवियर कर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें सही राह पर ला सकते हैं। इसके अलावा लर्नर का एक और है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर लर्नर जो क्लास में होता है वो एक जैसा नहीं होता। हर की कैपेसिटी अलग होती है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलिजेंस, सब चीज में फर्क होता है। तो सब बच्चों को हैंडल करना, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर, उनके व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हैंडल करना होता है। ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं ये हम देख रहे हैं। अगला है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग मेथड में मेथड्स होते हैं, एक होता है टीचर सेंट्रिक, ये भी क्वेश्चन आता है, टीचर सेंट्रिक, और दूसरा होता है लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक जो होता है टीचिंग, उसमें क्या होता है, टीचर इंपॉर्टेंट होता है, वो बोलता है, बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे पैसिव होते हैं, यहाँ टीचर एक्टिव होता है। और यहाँ पर क्लास में क्या हो जाता है, मोनोटोनी हो जाती है, बच्चे बहुत ध्यान से नहीं सुनते। आजकल क्या चीज पे जोर दिया जा रहा है कि टीचिंग शुड बी लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक मतलब बच्चों के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। उसमें चाइल्ड सेंटर के साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग भी होना चाहिए, ताकि बच्चे करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये सब चीज पर आज की शिक्षा में जोर दिया जा रहा है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम अलग अलग मेथड को देखते हैं। तो पहला है टेक्स्ट बुक मेथड। इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक से टीचर पढ़ के क्लास लेता है, तो इसमें टेक्स्ट बुक पर ध्यान दिया जाता है। और इससे पढ़ाने से क्या होता है कि क्लास में बच्चे हमेशा ध्यान नहीं देते, अलर्ट नहीं होते हैं, और टीचर पढ़ा के चला जाता है, उसमें सब चीज उनके समझ में नहीं आता। तो ये टीचर सेंट्रिक होता है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई भी टीचिंग डेमोक्रेटिक तब होता है जब टीचर और स्टूडेंट में बराबर इंटरेक्शन हो, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। दूसरा है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में भी यही होता है कि टीचर लेक्चर देता है और बच्चे सुनते हैं, तो ये भी टीचर सेंट्रिक मेथड है। आज इसको भी बहुत मान्यता नहीं दी जाती है। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये मेथड में टीचर क्या करता है कि क्लास में आकर बच्चों को कोई प्रॉब्लम थ्रो करता है और बच्चे उसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और उससे टीचर और बच्चों के बीच में फिर जब ये सॉल्व करते हैं तो टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है। एक चौथा होता है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको याद रखने के लिए, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें वो खुद जाकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। किसी भी चीज पे, बैंक पे प्रोजेक्ट दे दिया गया, किसी मॉल पे प्रोजेक्ट दे दिया गया, तो बच्चे जाते हैं, वहां मिलते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप में हर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये मेथड अच्छा माना जाता है जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है। फिर है एक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। अप्रोच भी इसको कहते हैं, टीचिंग का मेथड भी कहते हैं कहीं कहीं पर, और अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है। तो डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले रूल बता देते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, ये मैंने अलग से भी वीडियो बना के डाला है। तो रूल बता दिया कि सारे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, और अर्थ एग्जाम्पल दिया गया कि अर्थ, मार्स, सन, वीनस, मर्करी, तो ये सारे प्लैनेट्स हैं। तो ऑल प्लैनेट्स विल मूव अराउंड द सन। तो ये हुआ डिडक्टिव, जिसमें रूल पहले बता दिया और एग्जाम्पल्स बाद में बताया गया, और एग्जाम्पल को फिर रूल पे अप्लाई किया। इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल्स दे, इसको हम लोग कहते हैं रूल एक, मतलब रूल के बाद एग्जाम्पल। ये होता है एक रूल, मतलब पहले एग्जाम्पल देन रूल। तो एग्जाम्पल पहले दे दिया, सारा एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद रूल बनाए।
एग्जाम्पल इसी में से इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये वीनस मूव्स अराउंड द सन, मर्करी मूव्स अराउंड द सन, इस तरह से सारे प्लैनेट्स का नाम हमने ले लिया तो रूल क्या बन गया कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो ये सारे हो गए टीचिंग मेथड्स। अब इसमें इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीबीसीएस। CBCS इट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये नया अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस पर जोर दिया गया है। क्रेडिट सिस्टम ये सेमेस्टर सिस्टम है जो कि यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया है। इसमें क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स यहाँ कोर, इलेक्टिव एंड सॉफ्ट स्किल ये 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें से स्टूडेंट्स को चुनना होता है और ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को चुनकर वो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। बायोलॉजी के साथ म्यूजिक भी बन सकता है, बायोलॉजी के साथ हिंदी भी बन सकता है। तो यहाँ पर चूज करने का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। और क्या होता है कि फेल का कोई स्टिग्मा नहीं होता। फेल होने का दुख खत्म हो जाता है, फेल होने का कोई धब्बा नहीं लगता है। यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम होता है, 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है और क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स जितना क्रेडिट्स होता है उसके हिसाब से। तो क्रेडिट्स कैसे मिलते हैं, लेक्चर ये हुआ L प्लस T प्लस P। तो L हो गया लेक्चर, T हो गया ट्यूटोरियल और P हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है। अब क्या है, 1 घंटा का लेक्चर जब होगा तो इसका 1 क्रेडिट मिलेगा, 1 क्रेडिट। 1 घंटा का ट्यूटोरियल का 1 क्रेडिट, 1 आवर 1 क्रेडिट और 2 घंटे का प्रैक्टिकल का 1 क्रेडिट मिलता है यहाँ। तो इस तरह से ये क्रेडिट्स जमा होते हैं और रिजल्ट में जुड़ते हैं। इसीलिए सीबीसीएस सिस्टम में 75% अटेंडेंस की जो मान्यता है इस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जितना आप क्लास अटेंड करेंगे उतने क्रेडिट्स आपके मार्क्स में जुड़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका सीबीसीएस सिस्टम। इससे भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी तो नई पॉलिसी में भी आया है। फिर एक है स्वयं और स्वयं प्रभा। एंड स्वयं प्रभा ये क्या है, ये 24/7 सातों दिन 24 घंटे प्रोग्राम का टेलीकास्ट होता है। इसका चैनल है GSAT सैटेलाइट। GSAT से ये GSAT 15 से ये चैनल रिले होता है और इसमें स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किया जाता है। ये कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड ज्ञान देने के काम में आता है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड से। इतना चीज अगर आप याद रखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ चीजें हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जब भी क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, यू शुड बी पॉजिटिव व्हाइल आंसरिंग। एज ए टीचर यू शुड बी पॉजिटिव विथ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन देना होगा, चुनना होगा, उसमें आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा है अब रिसर्च एप्टीट्यूड। बस हम लोग जल्दी जल्दी रेडी रेकनर कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा आपको याद रहे सुना हुआ। इसमें क्या है, रिसर्च का एप्टीट्यूड। तो रिसर्च में पहले हम रिसर्च में 2 चीजें हैं, एक है पॉजिटिविज्म और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म वाले लोग रियलिस्ट होते हैं, वो रियलिटी पे विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि सारा चीज को हम
एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं और रिवील कर सकते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट पर विश्वास करते हैं। रियलिस्ट एंड एक्सपेरिमेंट पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि हर चीज को हम एक्सपेरिमेंट से दिखा सकते हैं। सो इट इज पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म का क्या कहना है कि ऑल ऑब्जर्वेशंस हैज एरर एंड ऑल थ्योरी आर इररेलेवेंट। उनका कहना है कि सब जितना भी है सब में एरर है। ऑल थ्योरीज हैव एरर। वो कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट से दिखा सकते हैं। इनका कहना है कि जितना भी ऑब्जर्वेशन है, जितना भी ऑल ऑब्जर्वेशन, थ्योरी नहीं ऑब्जर्वेशन है, उसमें सब में एरर है। ठीक है। और एरर है तो ये क्या है कि एंड ऑल थ्योरी आर, फिर से क्या हो सकता है, उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये इनको गलत मानते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब हम देखते हैं कि रिसर्च कितने तरह के होते हैं। तो रिसर्च का डिवीजन जो हुआ है वो 3 पॉइंट पर हुआ है। पहला पॉइंट है एप्लीकेशन। व्यू पॉइंट से जो रिसर्च का डिवीजन हुआ है वो है, पहला है प्योर और दूसरा है अप्लाइड। ठीक है। प्योर जो रिसर्च है उसको हम बेसिक भी कहते हैं एंड फंडामेंटल भी कहते हैं। और फंडामेंटल ये सारे बेसिक रिसर्च होते हैं जो नई थ्योरी खोज करते हैं और बेसिक चीज का रिसर्च करके लाते हैं। ये एकेडमिक होता है नेचर में, और नई चीज, नई टेक्नोलॉजी, जैसे कोविड-19 के लिए दवा जो खोजी जा रही है, तो वो जो रिसर्च हो रहा है वो प्योर बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च है। ये न्यू टेक्निक ऑफ मेथोडोलॉजी है और ये जो है सो इसका रिजल्ट ज्यादा ऑथेंटिक होता है। और अप्लाइड सोशल साइंस में होता है, ये साइंस का ज्यादा होता है, ये सोशल साइंस में सारा रिसर्च जो होता है वो अप्लाइड होता है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि इसका जो फाइंडिंग है ये इसको यूज कहाँ करते हैं हम, या तो समझने के लिए किसी इशू को या किसी फेनोमेना को समझने के लिए, ताकि उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सके, इसलिए इसको हम अप्लाइड कहते हैं। ठीक है। ये सोशल साइंस का हो गया, ये साइंस का हो गया एप्लीकेशन बेस्ड। दूसरा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिसर्च का बंटवारा जो हुआ है या डिवीजन हुआ है वो है, पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि डिस्क्राइब करते हैं हम कि क्या रेलिवेंट है किसी ग्रुप में, किसी पीपल का, एक कम्युनिटी में क्या चीज रेलिवेंट है, कोई फेनोमेना या सिचुएशन। तो इसको हम स्टडी जब करते हैं, इस तरह का रिसर्च करते हैं, तो ये रिसर्च डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कहीं का देखें तो ये हमारा के बारे में जब हम लिखते हैं या बताते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। या फिर एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स मैनेजमेंट, तो वर्कर्स का मैनेजमेंट के प्रति क्या रवैया है, इस पर जब हम रिसर्च करते हैं तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, क्योंकि हम वर्णन करते हैं इसमें। फिर दूसरा है कोरिलेशनल। कोरिलेशनल का मतलब हुआ सहसंबंध वाला। इसमें क्या होता है कि हम दो वेरिएबल के बीच में संबंध बनाते हैं, सर्टेन करते हैं कि वहां पर दो जो वेरिएबल हैं उनके बीच में संबंध है, एसोसिएशन है। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो ये कोरिलेशन कि टीचिंग से एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सहसंबंध बताता है। किसमें किसमें, टीचिंग और एम्प्लॉयमेंट का। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी रिलेशनशिप क्यों फॉर्म हुआ, ठीक है, कि क्यों एक पर्टिकुलर इवेंट क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटित हुई, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करता है, तो उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रेसफुल लिविंग,
के बीच में जब हम रिलेशन बताते हैं या कारण बताते हैं कि हार्ट अटैक का कारण स्ट्रेसफुल लिविंग है, तो क्यों हुआ ऐसा जब हम बताते हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। अगला है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर मतलब खोजना, एक्सप्लोरेटरी। ये किस पर आधारित है? ऑब्जेक्टिव पर। हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो एक्सप्लोरेटरी में क्या कहता है कि जहां पर थोड़ा सा कुछ पता है, ज्यादा नहीं पता है, और पॉसिबिलिटी है कि हम और इसमें इन्वेस्टिगेट करें या और इसके बारे में जानें, तो उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। जहां पर हमें किसी चीज के बारे में कम जानकारी है और वहां और एक्सप्लोर और जानने की संभावना है, तो उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। तो अगर या तो इसे हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में अध्ययन आवश्यक लगता हो, फिजिबल लगता हो, तो उसे हम फिजिबल स्टडी भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी ही पायलट स्टडी भी आता है। पायलट स्टडी क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पायलट स्टडी होता है कि जब किसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जैसे मान लो मिड डे मील इम्प्लीमेंट हुआ लार्ज स्केल पर। उसके पहले क्या हुआ कि मिड डे मील को थोड़े से एक छोटे से गांव में पहले इम्प्लीमेंट करके देखा गया कि उसका क्या सक्सेस रेट होता है। तो जो छोटी से स्थान में उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया, दैट वाज द पायलट स्टडी। सो इट इज क्लियर। अब हम कहें अगला है 3 तरह का रिसर्च में। अगला है इंक्वायरी मोड। पहला था एप्लीकेशन, दूसरा था ऑब्जेक्टिव, तीसरा था इंक्वायरी मोड में रिसर्च के प्रकार। मोड में होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होता है। स्ट्रक्चर्ड, इसको हम एक दूसरा वर्ड भी कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। इसको स्ट्रक्चर्ड इसलिए कहते हैं कि इसका सारा चीज फिक्स होता है। सारा चीज क्या फिक्स होगा? ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, मेथड, क्वेश्चनायर, सैंपल, जो भी रिसर्च का जितना सारा स्टेप्स हम लेके चलते हैं, वो सारा चीज क्या है कि ये पहले से डिटरमाइंड होता है ना। तो इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और क्वालिटेटिव में क्या है कि ये सारा जो एस्पेक्ट है जो इसमें है, जैसे ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, मेथड, सैंपल, ये सारा चीज फ्लेक्सिबल होता है। ये यहाँ फिक्स्ड होता है, यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब इसमें चेंज ला सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है ये 3 तरह का जो मोड था उसमें रिसर्च का प्रकार हुआ। अप्लाइड में हुआ प्योर साइंस, और प्योर साइंस के साथ क्या था? अप्लाइड में हो गया अप्लाइड, और सॉरी एप्लीकेशन में था प्योर एंड अप्लाइड, ऑब्जेक्टिव में था डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी। उसमें हमने फिजिबिलिटी भी देखा और पायलट स्टडी भी देखा। उसके बाद इंक्वायरी मोड में है स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड या क्वालिटेटिव। ठीक है। इसमें सब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सारे पॉइंट वही हैं, मेथड, ऑब्जेक्टिव, सब सारा चीज में फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फिक्स होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और भी कुछ टाइप के रिसर्च हैं जिनको हम क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। पहला है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हम जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी पे रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उसके लोग को भी शामिल करते हैं, तो उसे हम पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं। मतलब जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्चर जिस पर स्टडी कर रहा है उनको भी उसमें शामिल करता है, उनकी राय भी ली जाती है, तो उसे हम पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी क्या होता है? ये होता है किसी रेस या कल्चर के बारे में लिखना या जानना या स्टडी करना। ठीक है। रेस एंड कल्चर के बारे में तो हो गया ये एथनोग्राफी। फिर हो गया कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको समझ जाने से आप आंसर कर पाएंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या मतलब होता है कि रिसर्च तब शुरू होता है, इन्वेस्टिगेटर तब पहुंचता है जब घटना घट चुकी होती है।
तो उसका कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। घटना घट गई, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, तो उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। फिर है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि पास्ट की घटनाओं को स्टडी किया जाता है और उन घटनाओं का प्रेजेंट में क्या इफेक्ट है इसको स्टडी किया जाता है, तो उसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। मतलब पास्ट की घटनाओं को प्रेजेंट से रिलेट करके जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। फिर है फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफिकल रिसर्च में हम फिलोसोफर्स, उनकी फिलोसफीज और उनके थॉट के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसे हम फिलोसॉफिकल रिसर्च कहते हैं। अब रिसर्च में एक सब और भी इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और दूसरा होता है नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि रैंडम सैम्पलिंग साइंटिफिक होता है, ज्यादा रिलायबल होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम सैंपल चुनते हैं, मान लीजिए कि हम सैंपल कहाँ से लेते हैं, तो एक पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है, क्लासरूम के 80 बच्चे भी पॉपुलेशन हो सकते हैं। तो सपोज कि एक क्लासरूम का 80 बच्चा है जो हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब पॉपुलेशन हो गया यहाँ 80 बच्चे और उसमें से हमें 10 स्टूडेंट्स सैंपल लेना है, 10 सैंपल लेना है। तो रैंडम सैंपल जब हम लेंगे तो क्या होगा कि इस तरह कैसे लेंगे रैंडम सैंपल, तब क्या होगा जिसमें कि हर बच्चे को लगे कि वो चुना जाएगा। मतलब हर बच्चे के चुने जाने का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है, मतलब समान और स्वतंत्र चांस होता है कि वो कोई भी बच्चा चुना जाएगा। तो इसको हम कैसे चुन सकते हैं, तो सारे बच्चों का नाम लिख के चिट बना के एक बाउल में रख दें और उसमें से 10 बच्चों को निकाल दें, तो ये अनबायस्ड होता है। ये सैंपलिंग जो होता है अनबायस्ड होता है, इसमें से कोई भी बच्चा चुना जा सकता है। इसे हम रैंडम सैंपल कहते हैं। रैंडम सैंपल में क्या क्या होता है, पहला होता है रैंडम सैंपल का बहुत एक तो सिंपल रैंडम सैंपल हुआ जो कि हमने किया कि 80 बच्चों का नाम चिट में लिख के चिट और बॉल में डाला, उससे 10 निकाल लिया, ये सिंपल रैंडम हुआ, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड। अब इसमें क्या करते हैं कि हम स्ट्रैटिफाइड में होता है कि मान लीजिए कि हमें रिसर्च के लिए डेटा चाहिए और एक कंपनी से डेटा लेना है। उसमें 3 तरह के लोग हैं, मैनेजमेंट सेक्शन है, ऑफिसर सेक्शन है और वर्कर सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि तीनों को अलग अलग स्ट्रेटा में बता देंगे। एक स्ट्रेटम हो गया मैनेजमेंट का, एक हो गया ऑफिसर का, एक हुआ वर्कर का। और फिर तीनों से हम अपने रिक्वायर्ड सैंपल मान लो 25 तीनों से ले लिए इसी तरह से, मतलब चिट निकाल के। तो ये हमारा हो गया स्ट्रैटिफाइड सैंपल, ठीक है। तीसरा होता है क्लस्टर सैंपलिंग। तो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि क्लस्टर, मान लो कि एक कंट्री है बहुत बड़ा, उसमें किसी स्कूल का पूरे देश में चेन है, तो उसका परफॉर्मेंस देखना है। तो अब क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा देश में तो हम नहीं घूम सकते हैं, तो देश को राज्य में बांटेंगे, ठीक है। राज्य में बट गया, अब राज्य से हम सैंपल ले लिए इसी तरह से, फिर उस राज्य का फिर डिस्ट्रिक्ट लिए, डिस्ट्रिक्ट में बांटे, फिर डिस्ट्रिक्ट से भी इसी तरह से सैंपल कलेक्ट करिए, फिर विलेज में बांटे, फिर विलेज से, तो ये अलग अलग क्लस्टर में बांटे, छोटा से छोटा साइज तक करके, और वहां से जब सैंपल लेते हैं तो इसमें हमारा बायस होने का चांस कम होता है। तो ये क्लस्टर सैंपलिंग होता है। और सिस्टमैटिक सैंपलिंग है जो कि हम एक सिस्टमैटिक वे में जब हम सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं, मतलब कि किसी स्कूल के हम 16 इयर्स के बच्चों का सैंपल लेना है, मान लो कि 10 इयर्स के बच्चों का सैंपल लेना है और 4 सेक्शन है उस क्लास में जहाँ की 10 इयर्स के बच्चे पाए जाते हैं, तो हम एक सिस्टम से उन बच्चों का सैंपल निकाल लेंगे हर क्लास से, हर सेक्शन से। तो ये सिस्टमैटिक सैंपल हो गया।
नॉन रैंडम सैंपल में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी हिसाब से चलता है, उसकी मर्जी से चलती है। तो वो होता है पर्पसिव, कोटा, कन्वीनियंस, और चौथा होता है जजमेंटल। कन्वीनियंस और जजमेंटल एक ही जैसा होता है। तो पर्पसिव माने जिस पर्पस के लिए हमको सैंपल चाहिए उसके लिए हम पूरा में ये सैंपल बायस्ड हो सकता है, क्योंकि हम इसमें पूरा पॉपुलेशन को नहीं लेते हैं, बल्कि अपने सुविधा से जहां मेरा पर्पस पूरा वहां से ले लिए। कोटा सैंपल क्या है कि मान लीजिए 20 स्टूडेंट चाहिए, हम 20 स्टूडेंट का कोटा हमको पूरा करना है, तो हम किसी क्लासरूम के गेट पर खड़े हो गए, जो बच्चा एंटर करता गया 20 बच्चों का नाम लिया और चले आए। कन्वीनियंस भी उसी तरह का है। और जजमेंटल में है कि ये इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से सैंपल लेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा रैंडम है, कौन सा नॉन रैंडम है। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह का जो होता है वो नॉन रैंडम होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर के मनमर्जी के हिसाब से चलता है। ये हो गया। अब एक चीज और रह गया जो कि टीचिंग में भी आता है या इसमें भी आता है, दैट इज इवेल्युएशन। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इवेल्युएशन कैसे होता है। तो इवेल्युएशन क्या क्या तरह का होता है। एक होता है फॉर्मेटिव, पहले इसको समझे। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है, जो बच्चों को हर वीक में टेस्ट लेकर, यूनिट टेस्ट लेकर, हम टॉपिक के खत्म होने के बाद यूनिट टेस्ट लेते हैं और बच्चों का टेस्ट करते हैं उनका परफॉर्मेंस में कि वो कितना समझे हैं, और टीचर का भी टेस्ट हो जाता है इसलिए कि टीचर कितना समझा पाया। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से बच्चों का फीडबैक उनको हम तुरंत दे देते हैं कि वो कितना समझा। हर यूनिट के बाद टेस्ट होकर उनको फीडबैक मिलता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और फाइनल एग्जाम के लिए उनकी तैयारी कैसी हो रही है। तो ये हुआ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। दूसरा है समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है, ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है 40% और 60% होता है। समेटिव में क्या होता है कि आपका हर एग्जाम से आपको तैयार किया गया, अंत में फाइनल एग्जाम होता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है या यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, वहां पर आपका रिजल्ट आता है, आप पास या फेल डिक्लेयर करते हैं। आप ये टर्मिनल इन नेचर होता है, मतलब इसके बाद आप प्रमोट होते हैं आगे की क्लास में। तो इसे हम समेटिव इवेल्युएशन करते हैं। इसमें होता है बोर्ड और फाइनल एग्जाम। ठीक है। तीसरा है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में निदानात्मक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लास में बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ का या फिर इमोशनल या फिजिकल या मेंटल, किसी तरह का क्लास में कोई तंग कर रहा है या फिर उसको दिखाई नहीं दे रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा है, ये सारी तरह की चीजों को डायग्नोज किया जाता है सो दैट बच्चा क्लास में अटेंटिव हो सके। इसके लिए पेरेंट की मदद ली जाती है, काउंसलर की मदद ली जाती है और डॉक्टर की भी मदद ली जाती है। ठीक है, तो ये हुआ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ताकि बच्चा क्लास में ध्यान दे सके। चौथा है नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन होता है जबकि किसी कोई मानक तय कर दिया गया कि मान लीजिए कि क्वेश्चन बनाया गया, ये 8 क्लास के बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 14 ईयर्स है, तो वो मानक, और उसके बाद उन बच्चों का टेस्ट किया जाता है जो 14 साल के हैं और क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो इसे हम नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। और इसमें जो रिजल्ट आता है वो सभी बच्चों के तुलना में रिजल्ट आता है, मतलब इसमें रैंकिंग होती है। जिसका ज्यादा नंबर होता है वो फर्स्ट होता है, जिसका कम नंबर होता है वो उससे के बाद होता है वो सेकंड होता है। इस तरह से रैंकिंग होती है। तो नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन क्लासरूम में होता है, क्लास के टेस्ट में होता है, जिसमें रिजल्ट में उनकी रैंकिंग होती है। और एक क्लास का, एक एज ग्रुप के बच्चों का एक क्लास का एक जैसा इवेल्युएशन होता है, एक जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। पांचवा है क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है कि पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। क्वेश्चन बनाने के पहले ये तय कर लिया जाता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम मतलब इस संस्था में आने के लिए बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया पहले से फिक्स हो गया, नंबर फिक्स हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पहले से कि 140, 150 और 160। मतलब एक क्वेश्चन जो सेट किया गया उसमें देखा गया कि इतना नंबर लाने वाला इस संस्था में प्रवेश करने के लायक है, कॉम्पिटेंट है। तो जो बच्चा भी एग्जाम देता है और इतना नंबर लाता है वो क्वालिफाई कर जाता है। इसमें दूसरे बच्चों के रिजल्ट से या रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक बच्चा लाया उतना दूसरा उसका दोस्त भी ले आया तो दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें कोई किसी का ये काटता नहीं है।
तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो इसे क्राइटेरिया फिक्स है और क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई करना है। तो मैं सोचती हूँ कि इतना आप अगर याद कर लेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। खाली अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा। व्हाइल आंसरिंग द एप्टीट्यूड यू शुड बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।